नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजन शर्मा और आप देख रहे हैं अर्थशास्त्री। अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। इंडियंस खुश थे। चाइना और पाकिस्तान में थोड़ा उदासी छाई हुई थी। इंडियन इसलिए खुश थे कि पिछली बार भी ट्रंप एक तो मोदी के दोस्त हैं और हिंदुओं के बारे में अच्छा बोलते रहते हैं, तो इंडियन सोच रहे थे कि इस बार जो डीप स्टेट इंडिया में गड़बड़ करता रहता था वो इस बार नहीं होगा। परंतु उनकी शपथ लेते ही उन्होंने सारी कंट्रीज़ पर टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके तहत उन्होंने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए और इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड शेयर मार्केट क्रैश होनी शुरू हो गई। हमारी शेयर मार्केट उस समय 83,000 टू 84,000 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स था और ये कम होते होते ये पहुंच गया 72,000 पर। तो इतना नीचे तक हमारा शेयर मार्केट आ गया था। फिर इन बिटवीन हमारा, क्योंकि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक थे, इसलिए हमारा शेयर मार्केट स्टेबल हुआ, धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गया। परंतु लगातार ट्रंप की और बाकी जो वहाँ के नेता थे उनकी टैरिफ पर बयानबाजी आ रही थी कि इतना टैरिफ लग जाएगा, इतना लग जाएगा, और ट्रंप की अनप्रडिक्टेबिलिटी वो भी झलक रही थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि यूएस की क्रेडिबिलिटी लगातार डाउन जा रही थी। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि ब्राज़ील पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया और ब्राज़ील यूएस जो है ट्रेड सरप्लस है ब्राज़ील के साथ। ट्रेड सरप्लस मीन्स कि जो अमेरिका के एक्सपोर्ट हैं ब्राज़ील को बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, और ब्राज़ील से कॉफ़ी सारी अमेरिका जाती है। और 50% टैरिफ का मतलब है अगर 10 रुपये कॉफ़ी का कप बनता है तो वो 15 रुपये हो जाएगा, और अमेरिकन कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह चाइना पर 145% टैक्स लग गया, इंडिया पर 26% टैरिफ लग गया। चाइना ने फिर इन बिटवीन क्या किया कि उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स जो मैग्नेट्स होते हैं उनकी सप्लाई रोक दी और फिर बार्गेनिंग अमेरिका के साथ शुरू कर दी, और इस कारण जो पहले 145% टैक्स था वो उसे नीचे लेके 30% पर ले आए। दूसरी तरफ ट्रंप साहब ये भी बोल रहे थे कि हम इंडिया के साथ डील करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनका जो व्यवहार था इंडिया के साथ वो देख लिया था कि बहुत दोस्ताना व्यवहार नहीं था, और लगातार वो यही बोल रहे थे कि मैंने ट्रेड डील दोनों पाकिस्तान और इंडिया को ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कर रहे हैं। 24-25 बार वो रिपीट कर चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री, इवन विदेश मंत्री और विदेश सचिव इस चीज़ को क्लैरिफाई कर चुके हैं कि ऐसी कोई डील हुई नहीं है। और फिर ये ट्रेड डील जो थी इंडिया की, उस पर बातचीत शुरू होगी। 9 जुलाई पहले डेडलाइन दी गई, उसके बाद 1 अगस्त डेडलाइन दी गई है, परंतु इंडिया ने ये इस डेडलाइन को मानने से इनकार कर दिया था। 7 जुलाई को इंडिया की टीम वापस आ गई थी। पीयूष गोयल जो हमारे मंत्री हैं वो बहुत टफ स्टैंड लिए हुए थे। उनकी जो टीम थी बहुत अच्छे ढंग से नेगोशिएट कर रही थी। अमेरिका चाहता था कि इंडिया एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फार्मास्यूटिकल एमएसपी ना दे, एग्रीकल्चर में सब्सिडीज बंद करे, ये सारा कुछ चाह रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया की 45% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इन बिटवीन हमारी 2-3 साल से इंग्लैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ एफटीए फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही थी। अभी 24 जुलाई को ही वो एफटीए पर हमारे ये दस्तखत हो गए, दोनों ये ट्रेड डील हो गई। फिर इन बिटवीन उसके बाद कुछ समय के बाद धमकियाँ आनी शुरू होगी। पहले ट्रंप की ओर से कि हम 500% टैक्स लगा देंगे इंडिया पर। फिर एक सेक्रेटरी जनरल नेटो के हैं, मार्क रट्टे या रट कुछ ऐसे है उसका नाम, उन्होंने धमकी थी कि हम 500% इंडिया पर टैक्स लगा देंगे क्योंकि ये रशिया से तेल ले रहे हैं। रशिया से तेल खरीदना हमारी मजबूरी भी है क्योंकि हम 87.5% कच्चा तेल दूसरे कंट्री से खरीदते हैं। हमारी जो ज़रूरत है उसका 87.5% कच्चा तेल बाहर से आता है।
तो मार्कर रट्टे ने ये बोला कि हम 500% इंडिया टैक्स लगा देगा। ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। उसके बाद अभी एक सेनेटर परसों ही उन्होंने इंडिया को धमकी दी कि हम इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करके रख देंगे। ट्रंप पहले से ही 500% टैक्स की बात कर रहे थे। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडिया ने एक तो ब्रिटेन के साथ FTA साइन कर लिया। दूसरा, क्रेडिबिलिटी अमेरिका की डाउन होगी, क्योंकि भारत आज की डेट में वो भारत नहीं है जो 1971 में था या 1991-92 में था, कि जो अमेरिका बोलेगा उसके दबाव में आ जाएगा और बात उसकी मान लेगा। इसका रिज़ल्ट मैं एक ये बता रहा हूँ कि जब शुरू में टैरिफ की बातें हो रही थी तो शेयर मार्केट सारी डाउन जा रही थी। ऑल ओवर वर्ल्ड की शेयर मार्केट कोलैप्स होती जा रही थी। परंतु जब नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने, अभी सेनेटर ने और ट्रंप ने 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो हमारी शेयर मार्केट पर कुछ भी असर नहीं हुआ, कोई दबाव नहीं पड़ा। इसका मतलब हम अमेरिका की जो धमकियां हैं, जो दबाव वाली रणनीति है, उसको हम समझ गए हैं। अब बात है कि हमारी जो वल्नरेबिलिटी है इंडिया की, हमारी जो प्रॉब्लम है वो है कच्चा तेल। रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं, परंतु ज़्यादातर वो है कच्चा तेल का इंपोर्ट। अब देखिए 1997 में न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी आई थी। वो इसलिए था कि प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर उनकी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, परंतु वो प्रॉफिट शेयरिंग थी और प्रोडक्शन शेयरिंग थी। परंतु उसमें एक और कमी थी कि ब्लॉक गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उन्हीं ब्लॉक्स में ही एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी की जा सकती है, परंतु उसका कोई खास अच्छा रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अब गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है 2035 तक जो 87.5% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसे रिड्यूस करके 50% पर लाना है। इसके लिए मार्च 2016 में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई गई। ये नई पॉलिसी थी। इसमें 2-3 जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें ये था प्रॉफिट शेयरिंग की बजाय, ये प्रोडक्शन शेयरिंग की बजाय जो पुरानी पॉलिसी में था, इसमें ये किया गया कि रेवेन्यू शेयरिंग पर ध्यान दिया गया कि रेवेन्यू शेयर होगा। साथ में जो एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी है उसे इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें ये है कि कंपनीज डेजिग्नेटेड एरिया में अपनी मनपसंद का एरिया चूज़ करेंगी, एक्सप्लोरेशन करेंगी और उसको सरकार उनको एरिया को उनको दे देगी। ये रेवेन्यू शेयरिंग पर बेसिस थी और इससे अट्रैक्ट जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, वर्ल्ड की अट्रैक्ट होनी शुरू हुई। इस पॉलिसी का ये रिज़ल्ट हुआ कि एक्सप्लोरेशन के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू होगी। अभी भी हाल ही में श्री हरदीप पुरी जी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेरेशन की कि अंडमान निकोबार में 2 लाख करोड़ लीटर की एक जो ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, 2 लाख करोड़ लीटर, ये तकरीबन $20 ट्रिलियन के बराबर हैं। मोर देन गुयाना के जो हैं वो 11 बिलियन बैरल के करीब करीब है। अभी राजस्थान में 200 बेल्स में भी प्रूवन रिजर्व्स मिले हैं, तकरीबन 15 से 20 बिलियन बैरल। एक बैरल 159 लीटर का होता है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट की जो असम का डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बोरहाट 1 में ऑयल रिजर्व्स मिले हैं। इवन असम ने तो यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर भी बना लिया है, क्योंकि प्रोडक्शन में 12.5% रॉयल्टी मिलेगी और जितना इन्वेस्टमेंट होगा उनके मुताबिक प्रॉफिट मिलेगा। अब दूसरी हमारा प्रॉब्लम जो है या वल्नरेबिलिटी जो है, दैट इज़ रेयर अर्थ मेटल्स, मिनरल्स जो हैं, इसमें चाइना की पूरी मोनोपोली है। 92% जो वर्ल्ड के रेयर अर्थ हैं ये 17 टाइप्स के होते हैं, 17 टाइप्स के हैं। इनमें चाइना का पूरी तरह मोनोपोली, समझो पूरी तरह मोनोपोली है। और ये मिनरल्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स में ये यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए 2024 का जो अगर इंडिया का रेयर अर्थ मिनरल्स का इंपोर्ट देखें तो दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल।
20 से 25 मिलियन डॉलर का। आप इसे ये बोल सकते हैं कि 160 70 180 करोड़ रुपए, मतलब ये नेग्लिजिबल है। परंतु आर्म ट्विस्टिंग के लिए अगर इनकी सप्लाई लाइन को डिसरप्ट कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। अमेरिका ने जब चाइना पर 145% टैक्स लगाया, इन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी, अपने आप अमेरिका पैरों पर आ गया। इंडिया को भी 1-2 बार कर चुके हैं, अभी भी ये कर रहे हैं। आर्म ट्विस्टिंग के लिए ये बेटर है। अभी राजस्थान में एक जगह रेयर अर्थ मेटल्स तकरीबन 8 से 10 करोड़ टन के करीब करीब मिले हैं। अब गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि जो कोल माइंस हैं उनका जो मलबा होता है वहाँ से भी रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले जाएं, प्रोसेस किए जाएं। जम्मू कश्मीर के रियासी में अभी पीछे 2-3 साल पहले ही तकरीबन 57 लाख टन के करीब करीब लिथियम्स डिस्कवर हुआ था। कंक्लूजन ये है कि अब जो ये डिस्कवर तो हो गया है, परंतु इसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि 10-15 साल में इकोसिस्टम बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, प्रोसेस करने में ये 10-12 साल लग सकते हैं। और अगर आप क्रूड ऑयल का लें, जहाँ हमें कच्चा तेल मिला है, क्रूड ऑयल अभी तो ये है नहीं कि इंडिया इंपोर्टर से सीधा एक्सपोर्टर में चला जाएगा। क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की जो लागत है बहुत कम है, $7 से $8 पर बैरल है, और ये मार्केट में तकरीबन $60 से $90 पर बैरल के हिसाब से बिकता है। अब इंडिया का अमेरिका के साथ दोस्ती भी है, फ्रेंडशिप भी है, परंतु अमेरिका ये भी नहीं चाहता, अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है, इसीलिए क्वाड बना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है और इंडिया है। क्योंकि साउथ चाइना सी पर जो चाइना है वो अपना प्रभुत्व चाहता है। 37 लाख स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है, और उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स, ऑयल रिजर्व्स और गैस के भंडार पाए जा रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो इंडिया को भी कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि चाइना को इंडिया के जरिए और इंडिया को पाकिस्तान के जरिए या बाकी जो दूसरी एक्टिविटी, डीप स्टेट वाली एक्टिविटीज़, उनके जरिए इंडिया की इकोनॉमी या ग्रोथ रेट को स्लो डाउन करना चाहता है कि इंडिया अमेरिका के कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। परंतु दूसरी तरफ वो ब्रिक्स से भी अमेरिका खफा है। ब्रिक्स में इंडिया और चाइना दोनों मेंबर है, रशिया भी है। अब एक और जो ग्रुप उसको रिवाइव किया जा रहा है, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, तो वो भी अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। अब देखिए जो कच्चा तेल है और रेयर अर्थ मेटल्स है, यहीं ही इंडिया का थोड़ा वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। अब कच्चे तेल के जो प्रूवन रिजर्व्स हैं, इंडिया के पास तकरीबन जो भंडार मिल चुके हैं वो है तकरीबन 42 बिलियन बैरल। अब सबसे ज़्यादा जो भंडार हैं वो वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला के पास तकरीबन 300 बिलियन बैरल हैं, 300 बिलियन बैरल। परंतु वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं, तो वो ज़्यादा ट्रेड कर नहीं सकता। दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरबिया, उसके पास 268 बिलियन बैरल है। तो हमारे इस वक्त तक 42 बिलियन बैरल तो अंडमान निकोबार में मिल गए हैं। बाकी जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया में भी ऑयल मिला है, समस्तीपुर में भी मिला है। अगर वो कमर्शियल वायबिलिटी अगर उनकी होगी तो हमारी फ्यूचर में डिपेंडेंस कम हो सकती है। और गवाना के 11 बिलियन बैरल के करीब करीब कच्चा तेल मिला है। तो हमें लगता है कि अगले 10 से 15 साल में 2035 से 40 तक इंडिया नेट इंपोर्टर की बजाय ऑयल का नेट एक्सपोर्टर बन सकता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है आज के इस वीडियो में, बस यही कुछ मेरा निवेदन यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।